नमस्कार साथियों, मेरा नाम हर्षवर्धन ठाकुर है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि विगत वीडियो में मैंने यूपीएससी हिस्ट्री का जो पीवाईक्यू है 30 वर्ष का, उसमें मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराया हूँ वीडियो 1, 2, 3, 4 करके। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, आप जाकर के प्लीज चैनल पर जाकर के देखिए सारे वीडियो। ठीक है, तो अब मैं आपको आगे ये बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं यूपीएससी से रिलेटेड, तो एंशियंट हिस्ट्री जो फैक्ट है, अगर आप इस पूरे सीरीज को देख लेंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए, कह रहे हैं भारत का इतिहास, प्राचीन भारत, और इसमें है क्या पढ़ना है हमें। इसमें देखो, इस वीडियो में आपको वही चीजें मिलेंगी जो यूपीएससी विगत वर्षों में पूछ रखी है, और उसका जो फैक्ट है, उसको फैक्ट के क्वेश्चन को हमने फैक्चुअल के रूप में कर दिया है। और आपको अगर ज्यादा डिटेल में जानना है तो हम नेक्स्ट जो सीरीज लाएंगे उसमें हम सारे सब्जेक्ट को डिटेल में आपके पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे एक आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर कि मानव पृथ्वी पर प्लीस्टोसीन काल के आरंभ में पैदा हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में आदि मानव का कोई जीवाश्म नहीं मिला है। ये स्टेटमेंट जो है, जब आप क्लास 8 का एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि मानव जो है वो कहाँ से मिला है। सबसे पहले तो वो अफ्रीका का एक रीजन बता रहा है, अफ्रीका के क्षेत्र से मानव का कंकाल मिला है। भारत के उपमहाद्वीप में नहीं मिला है। कब? तो प्लीस्टोसीन काल के आरंभ में। ठीक है, दूसरा है फैक्ट, वो ये है कि पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागोर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से जौ तथा गेहूं के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अब देखो क्वेश्चन इससे यूपीएससी कैसे पूछेगी। यूपीएससी इससे क्वेश्चन ये पूछेगी कि सबसे पहला फसल निम्न में से कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। तो क्या आप आंसर दोगे? जौ और गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहां से भी क्वेश्चन आएगा कि आदमगढ़ कहाँ कहाँ पर है ना। 4 स्टेट का नाम दे दिया, तो आपको हमेशा टिक करना है आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इस लाइन से यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इस फैक्ट को लर्न करना। नेक्स्ट है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोलिडवा से, चित्रकारी के प्रारंभिक साक्ष्य भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। अब देखो कोलिडवा और यहाँ पर है भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका से क्या हुआ है, चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब जान रहे हो आप यूपीएससी यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछ सकती है। क्या क्या पूछ सकती है कि भीमबेटका से क्या प्राप्त हुए, है ना। चित्रकारी, या फिर कृषि का साक्ष्य, या फिर व्यापार का, या फिर शिक्षा का, कुछ ऐसा पूछेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देना है चित्रकारी के प्रारंभिक साक्ष्य। और भीम बेटका निम्नलिखित में से किन राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो हमेशा टिक करना है ये मध्य प्रदेश में है। तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कोलिडवा में। कोलिडवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चौपानी मांडो से मृद भांड के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चौपानी मांडो से क्या हुआ है? मृद भांड के। मृद भांड क्या होता है? मिट्टी के बनी हुई बर्तन, मिट्टी के बनी हुई बर्तन को हम मृद भांड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है क्या कि मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज जौ तथा धातु तांबा थी। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से मानव ने किन धातु का सबसे पहले प्रयोग किया था? है ना, तांबा, लोहा, है ना। उसके बाद आपको बता दूं कि एल्युमिनियम, सिलिकॉन, तो क्या है ना, गोल्ड,
तो हमें क्या करना है, कॉपर, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तांबा को क्लिक करना है। तांबा जो है, तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है नवपाषाण कालीन स्थल बरजू होम से गर्त निवास तथा कब्रों से मालिक के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। नवपाषाण कालीन स्थल बरजू होम से, है ना। देखो क्या हुआ है कि कई जगह ऐसे साक्ष्य पाए गए हैं कि आदमी के शव के साथ, आदमी के लाश के साथ कुत्ते का भी लाश पाया गया है, मतलब मालिक के साथ उसके कुत्ते को भी दफनाया जाता था। तो इसका है, कहाँ है ये, कहाँ है, तो ब्रुज होम से ये चीजें प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, प्रथम वर्ष, अब देखो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वेक्षण हुआ था वो कौन सी ईस्वी में हुआ था और किन लोगों ने किया था। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि सबसे पहले हुआ था कब, 1921 में। 1921 में सर्वप्रथम जो है भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल, देखो ये है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के, और यहाँ पर दे दिया है अंग्रेज का नाम, ब्रिटिश नाम दे दिया। इसका मतलब उस टाइम इंडिया पर जो है ब्रिटेन का राज था, तो इसीलिए वहां के अध्यक्ष, मतलब पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन थे, जॉन मार्शल थे। और जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। तो ब्रिटिश जो थे वो कौन थे, जॉन मार्शल थे, और भारतीय कौन थे, दयाराम साहनी थे। ये अध्यक्षता की थी और इन्होंने खोज किया था। वर्ष 1921 में सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई साक्ष्य का क्या किया गया है, सर्वेक्षण किया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का समुच्चा क्षेत्र त्रिभुजाकार है, जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। अब यहां से देखो दो क्वेश्चन बन सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता का समुच्चा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस आकृति का है, वर्गाकार है, आयताकार है, चतुर्भुजाकार है ना। तो आपको क्या बताना है उसमें से कि ये त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का समुच्चा क्षेत्र क्या है, त्रिभुजाकार है, और जिसका क्षेत्रफल कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। अब देखो ये जो सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता, उसमें जो सबसे बड़ी इमारत थी वो क्या थी, अन्नागार। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या अन्नागार, स्नानाघर, पूजा घर, है ना, या फिर कब्रिस्तान, तो आप उसमें से क्या ऑप्शन दोगे, अन्नागार सबसे बड़ा इमारत था, है ना, एक ऐसा इमारत जहां पर अन्न के बहुत सारे ढेर को एक जगह रखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है क्या कि हड़प्पा से कब्रिस्तान 837 प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से कांसे का इक्का एवं मजदूरों के आवास, दर्पण तथा सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें प्राप्त हुई है। यहाँ से प्राप्त कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में गाय का चित्रण बिल्कुल नहीं मिलता है। किसका किसका मिलता है आपको पता होनी चाहिए, तो बाघ का, गेंडा का, हाथी का, और एक श्रृंगी जानवर यानी एक श्रृंगी पशु, एक ऐसा पशु जिसका एक सींग हो, उसका चित्रण मिला है, लेकिन गाय का चित्रण नहीं मिला है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है क्या कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का किला। एक मूवी आई थी मोहनजोदारो, और आप लोगों ने देखी भी होगी ऋतिक रोशन की। तो मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का किला, एक ऐसा शहर, एक ऐसा जगह जहां पर केवल और केवल लाश ही लाश हो, है ना, जहां पर केवल कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान हो, शमशान ही शमशान हो, है ना, या लाशों के ढेर हो, या लाशों का टिला हो, तो उसको मोहनजोदड़ो कहेंगे। कांसे की नर्तकी तथा दाढ़ी बढ़ाने वाली साधु की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार एवं बृहत इमारत अन्नागार है। देखो क्वेश्चन यहां से, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल क्या था, तो विशाल स्नानागार था, और बृहत इमारत क्या है, तो अन्नागार है।
ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। कह रहा है कालीबंगा का क्या अर्थ होता है। आपने सुना होगा कालीबंगा से क्या क्या मिले हैं। तो प्राचीनतम साक्ष्य में ऊंट की हड्डियां, जुते हुए खेत के प्रमाण, हवन कुंड और शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा, बंगा मतलब बेंगल, बेंगल से बंगा आया है। कालीबंगा मतलब चूड़ियों, काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का मतलब काले रंग की चूड़ियां। तो कालीबंगा से क्या हुआ है, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भूकंप के, किसके, भूकंप के। ऊंट की हड्डियां, जुते हुए खेत के प्रमाण, हवन कुंड और शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। चन्नू दरों से मनके बनाने का कारखाना, चन्नू दरों से क्या बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चन्नू दरो एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली है। चन्नू दरो क्या है, एकमात्र पूरा स्थल है जहां से क्या मिली है, वक्राकार ईंटें मिली है। लोथल से गोदीवारा तथा स्त्री पुरुष सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बनावली से अच्छे किस्म का जौ, तांबे का ब्रानाग, ब्रानाग का मतलब होता है यहाँ पर मतलब जिसको हम तीर कहते हैं ना, यानी कि धन तीर के अगले भाग, यानी कि बानाग उसे कहते हैं। तांबे का बानाग, पक्की मिट्टी के बने हल्की आकृति का खिलौना आदि प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहां से, बनावली से। नेक्स्ट है सूरकोटदा से घोड़े की अस्थियां तथा एक विशेष प्रकार की कब्रें प्राप्त हुई है। कहां से, सूरकोटदा से। सुलकांगेडोर का दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान पर बसाया गया था। अब देखो यहाँ से ना एक चीज समझ लेना कि घोड़े का लोग यूज नहीं करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, रथ खींचने में और इन सब चीजों में, लेकिन उसकी अस्थियां कहाँ प्राप्त हुई है, सुरकोटदा में प्राप्त हुई है। इस बात को हमें क्या करना है कि ध्यान देना है। नेक्स्ट कह रहा है गुजरात का धौलावीरा नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ का है, कब, किस टाइम में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट है कि चावल की खेती का प्रमाण के लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि निम्नलिखित में से कपास के पौधों का प्रमाण मिला है या नहीं मिला है, तो हमें उसका आंसर क्या देना है, मिला है, क्योंकि कपास से ही क्या होगा, वस्त्र बनाया जाएगा। तो ऊनी किससे होगा, भेड़ का होगा, और सूती का क्या होगा, कपास का होगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी अगर आपसे पूछती है तो आपको इसका आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं वैदिक संस्कृति में, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम लोग किसमें आएंगे, आर्य सभ्यता में। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं वैदिक संस्कृति। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती है जो ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। अब देखो यहाँ से कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछी भी है और आने की भी संभावना है कि आर्य से आप क्या समझते हैं, भाषाई समूह, विशेष वर्ग समूह, या फिर और 2-3 ऑप्शन करके आपको ऐसे क्वेश्चन, निर्जातीय समूह। तो आपको समझना है कि आर्य का मतलब क्या होता है कि एक शिक्षित, मतलब जो आर्य लोग जो होते थे, एक शिक्षित लोगों को आर्य कहा गया है कि शिक्षित होते थे और ऐसे लोग जिनका अनुकरण किया जा सके। ठीक है, तो वो आर्य कहलाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु, क्वेश्चन नहीं सॉरी, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि सिंधु नदी का ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा की गई है। क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की सर्वाधिक चर्चा की गई है, सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना। तो हमें सबसे उसमें क्या टिक मारना है, उसमें मारना है कि सिंधु नदी का ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है।
ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। नदीतमा मतलब पवित्र नदी, है ना। इसमें गंगा की 1 बार एवं यमुना की 3 बार चर्चा की गई है। 10 राग युद्ध, देखो ये शब्द है 10 राग युद्ध, है ना। 10 राग का मतलब 10 राजा, ठीक है। 10 राग युद्ध भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के मध्य परुषिणी नदी, आपने सुना होगा सिंधु के जो 6 नदी है सिंधु नदी तंत्र में, जिसमें कि एक रावी भी है, तो रावी को पुरुषनी नदी कहा गया है। पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, राजा सुदास जो था वो 10 राजाओं को हराते हुए विजय को प्राप्त किया था। तो ये टर्म याद रखना है। 10 राग युद्ध निम्नलिखित में से किन राजाओं के बीच में हुआ, किस नदी के किनारे हुआ। इस क्वेश्चन को हमें इस स्टेटमेंट से हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। एक पुरुष को माना गया कि जो सर का भाग है, जो सिर जो होता है, हेड होता है, वो ब्राह्मण माना गया है। जो भुजा और जो छाती यानी सीने का जो चेस्ट का जो पार्ट है ना, उसे क्या माना गया है, क्षत्रिय माना गया है। कमर से मतलब छाती से लेकर के कमर तक के पार्ट को जो है वैश्य माना गया है, और नीचे के पार्ट को, पैर के पार्ट को शूद्र माना गया है। किसमें, तो पुरुष सूक्त में 4 वर्ण की जो उत्पत्ति की गई है उसमें, ठीक है, वर्णन मिलता है। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, वर्णित है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को ध्यान देना है। सोम नामक पदार्थ की चर्चा ऋग्वेद के 9वें मंडल में की गई है। सोम एक पेय रस होता था जो पादप से निकाला जाता था, और उससे लोग क्या करते थे, पीते थे नशा करने के लिए। तो सोम रस का ऐसा उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा, शिक्ता को वैदिक ऋचाओं को लिखने का श्रेय दिया गया है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से वैदिक ऋचाओं को लिखने वाली महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मवादिनी थी, और 2-3 नाम इसमें से दे दिया, 1-2 इधर से दे दिया, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको इन 4-5 जो महिलाएं हैं इनका नाम स्पेशली याद रखना है। ये लोग ब्रह्मवादिनी थी, यानी वैदिक ऋचाओं को लिखने वाली ये महिलाएं थी। क्या क्या नाम है, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा और शिक्ता। ये 5 महिलाएं जो थी वो उनको वैदिक में ऋचाओं में लिखने का श्रेय दिया जाता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह तथा अथर्ववेद में धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोने जैसे अनेक विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये देखो अब क्वेश्चन यहां से कैसे आएगा, निम्नलिखित में से जादू टोना का वर्णन किन ग्रंथों से लिया गया है। निम्नलिखित में से गीत गाने वाला यानी कि है ना, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख कहाँ से है, आयुर्वेद का उल्लेख कहाँ से है ना। तो ये टर्म को हमें ऐसे लर्न करना है। चलिए अब नेक्स्ट है नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद का वर्णन कठोपनिषद में किया गया है। कठोपनिषद आप सुन रखे होंगे, कठोपनिषद, मुंडोपनिषद, इस तरह के उपनिषद के बारे में आप जानते भी होंगे, सुनते भी होंगे। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं हम। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर कौन, तो ऋषभदेव या आदिनाथ थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में हुआ था। अब देखो इस पहले लाइन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर ऋषभदेव के बारे में दे दिया है, प्रथम तीर्थंकर। तो ऋषभदेव निम्नलिखित में से कौन से नंबर पर तीर्थंकर थे, प्रथम, द्वितीय, पंचम, है ना, चतुर्थ। उन ऑप्शन में से हमेशा हमें क्या करना है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। और ऋषभदेव का नाम क्या है, आदिनाथ, सर्वनाथ, ऐसे मान लो दे दिया, विद्यानाथ। तो आपको ऋषभदेव के लिए हमेशा क्या टर्म करना है, आदिनाथ का यूज करना है।
नेक्स्ट कह रहा है जन्म अयोध्या में हुआ था, और आपको ऑप्शन दे देगा अयोध्या में, काशी में, बनारस में, मगध में। तो हमेशा करना है ऋषभदेव जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कहाँ थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो अयोध्या में हुआ था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने श्वमेध शिखर पर शरीर का त्याग किया। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा या 4 आचरणों जैसे सत्य, अहिंसा, औस्तेय एवं अपरिग्रह। औस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति न रखना, अपने पास संपत्ति नहीं रखना, का पालन करने को कहा। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा पार्श्वनाथ से, पार्श्वनाथ कि कौन से नंबर पर थे, तो आपको कहना है 23वें नंबर पर थे। ये देखो 23वें तीर्थंकर कहाँ, कहाँ के थे या किस राजा के पुत्र थे, तो आपको बताना है राजा अश्वसेन के पुत्र थे जो काशी के राजा थे। कहाँ के राजा थे वो, इसी से 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए जितना भी फैक्ट आपको बता रहा हूँ आप उसको लर्न करना अच्छे से, एक बार दो बार अगर संभव हो तो आप इसे लिख भी लेना, मतलब आपके माइंड में पूरी तरह से ये चीजें छप जानी चाहिए। और देखो यहाँ पर 4 आचरणों की बात की गई है पार्श्वनाथ ने, तो क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से किसने, किस जैन तीर्थंकरों ने 4 चातुर्याम शिक्षा या 4 आचरणों की बात की है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि पार्श्वनाथ ने जो 4 शिक्षा की बात या 4 आचरण की बात की है निम्नलिखित में से क्या है, तो आपको हमेशा याद रखना है क्या क्या है, सत्य है, अहिंसा है, औस्तेय है एवं अपरिग्रह। ठीक है, इसका इस स्टेटमेंट से है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में किया गया है, निम्नलिखित में से आपको देखो। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस धर्म के द्वारा किया गया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और वैष्णव धर्म। तो आपको हमेशा क्या करना है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में किया गया है। अब है जैन धर्म के संस्थापक महावीर का वास्तविक नाम वर्धमान था। पहला यहाँ से क्वेश्चन, कई क्वेश्चन इसमें बनने की संभावना है, आपको मैं बताता हूं कि यूपीएससी कैसे पूछ सकती है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडनग्राम में, कुंडनग्राम कहाँ है, वैशाली में है। ठीक है, वैशाली में हुआ था, और वैशाली अभी कहाँ है, तो बिहार में है, इस बात को भी ध्यान देना है। महावीर के पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के प्रधान थे तथा माता त्रिशाला लिच्छवी गणराज के प्रधान चेटक की बहन थी। इस स्टेटमेंट को भी ध्यान देना है, इनका त्रिशला नाम को भी ध्यान देना है, पिता सिद्धार्थ के बारे में भी ध्यान देना है, ज्ञातक कुल के प्रधान के बारे में भी ध्यान देना है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर का वास्तविक नाम वर्धमान था, इनका जन्म 540 में कुंडनग्राम में हुआ था। अब क्या कह रहा है, जैन धर्म के त्रिरत्न है, कौन कौन से, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक आचरण। ठीक है, इस बात को हमें लर्न करना है। जैन धर्म के कितने रत्न हैं, त्रिरत्न है, कौन कौन से, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक आचरण। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको कैसे क्वेश्चन आएगा ये आप लोग समझ गए होंगे। जैसे पहले स्टेटमेंट से है कि जैन धर्म के जो संस्थापक महावीर थे उनका वास्तविक नाम क्या था, वर्धमान, रिद्धमान, सिद्धमान, है ना। तो इस तरह से आपको दे दिया ऑप्शन, आपको क्या करना है, वर्धमान पर टिक करना है ना। और जन्म में ये फैक्ट याद कर लेना कि 540 ईस्वी में किनका जन्म हुआ था, तो महावीर का जन्म हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। अब देखो गांव ग्राम से रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, किस राज्य में हुआ था, और महावीर के पिता जो सिद्धार्थ थे वो किस कुल के प्रधान थे, माता कहाँ की थी, और यहाँ पर चेटक की बहन है ना, तो कहीं चेटक की पुत्री पूछ देगा। ठीक है, या कुछ भी ऐसा, यहाँ चेटक को हटाकर और किसी और का नाम लेकर के पूछा जा सकता है। जैन धर्म के कितने रत्न है, त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक आचरण। इस पॉइंट को याद करना है।
नेक्स्ट, अब कह रहा है श्यादवाद एवं अनेकांतवाद जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र में तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। आत्मा केवल जंतु व पादप जीवन की संपदा नहीं, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं व अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। यह कथन जैन परंपरा से संबंधित है। महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी यानी नालंदा में राजा हस्तिपाल के यहाँ हुई। महावीर के पश्चात प्रथम गंधर सुधर्मन थे और जम्बू स्वामी अंतिम केवलिन थे। ठीक है, तो अब महावीर की मृत्यु कितने में हुई थी? 468 ईस्वी पूर्व में। जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। ठीक है, 570 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंदन ग्राम में हुआ था। मृत्यु कहाँ हो रही है इनकी? तो पावापुरी नालंदा में हुई थी, राजा हस्तिपाल के यहाँ हुई थी। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी यानी लुम्बिनी कपिलवस्तु, जो कि अभी नेपाल की राजधानी है, नेपाल की राजधानी तो काठमांडू है, नेपाल में ये कपिलवस्तु अभी पड़ता है। तो लुम्बिनी में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग किया था, जिसे महाभिनिष्क्रिमण कहा गया है। तो देखो, जितने भी बौद्ध धर्म के जो शब्दावली है ना, निर्माण, परिनिर्माण, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रिमण, इसको लर्न करके जाना किसी भी एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक गण के प्रधान थे तथा माता महामाया कोलिक गण की कन्या थी। बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी थी। अब 3-4 क्वेश्चन इससे आ सकता है। बुद्ध के पिता शुद्धोधन किसके प्रधान थे? माता महामाया कहाँ की थी? ठीक है, बुद्ध के मौसी जो प्रजापति गौतमी है, हम अभी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं अभी, तो प्रजापति गौतमी कौन थी? बुद्ध की शिष्या, बुद्ध की बहन, बुद्ध की मौसी, है ना। इस तरह से 3-4 ऑप्शन करके आपको यूपीएससी आने वाले टाइम में पूछ सकती है, तो आप इस पर फोकस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चल है। बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपने 5 साथियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। किसने? बुद्ध ने। कहां पर? तो सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अभी आपने देखा ना, एक शब्द था ये देखो, ये शब्द है ना, जब उन्होंने महाभिनिष्क्रमण, तो जब वो गृह को त्याग कर दिया तो महाभिनिष्क्रमण, ये टर्म आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है, इसमें देखो, इसमें बता रहा था कि धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा गया। ठीक है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन जब वो अपने साथियों को लेकर के क्या हुए, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया उन्होंने, तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ये टर्म को याद करना है। 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर कहाँ पर है? यूपी में है। बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण है ना, अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ महापरिनिर्वाण। तो ये सब टर्म, बौद्धिक जो शब्दावली है, उसको आपको प्रॉपर याद करना ही है। महापरिनिर्वाण क्या है, निर्वाण क्या है, महाभिनिष्क्रमण क्या है, धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है, यह भी आपने देखा है। द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म अस्थविर एवं महासांघिक 2 गुटों में विभाजित हो गया। अस्थविर संप्रदाय का नेतृत्व महाकात्यायन तथा महासांघिक संप्रदाय का नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। फैक्ट ये है, आपको लर्न करना है। कनिष्क के समय हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। दोनों के बीच मौलिक अंतर मूर्ति पूजा को लेकर है। एक कह रहा है कि हम बुद्ध को पूजेंगे, बुद्ध की मूर्ति को पूजेंगे। एक कह रहा है कि हम बुद्ध की मूर्ति को नहीं, बुद्ध के विचारों को पूजेंगे, विचारों को मानेंगे। तो यहीं से 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में क्या हुआ कि विभाजित हुआ। और ये कब हुआ है? चतुर्थ बौद्ध संगीति में।
और समय के शासन में शासक कौन थे? तो कनिष्क थे। और ये कहाँ पर हुई है? तो जैसा कि आप जानते हैं ये कश्मीर के कुंडल वन में हुई है। नेक्स्ट कह रहा है शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन तथा विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। ठीक है, अब क्वेश्चन तो आप समझ रहे हैं कि शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो 4 ऑप्शन, और फिर 4 ऑप्शन में जहां पर हमें नागार्जुन क्लिक करे शून्यवाद के लिए तो हमें उसको टिक लगा देना है। विज्ञानवाद के प्रवर्तक के लिए जहां मैत्रेय नाथ दिखे वहां पर हमें इसके लिए टिक लगा देना है। मैत्रेय को संभावित बुद्ध के नाम से जाना जाता है। मैत्रेय जो है, मैत्रेय को क्या कहा गया है? भावी यानी आने वाला, भविष्य का बुद्ध कौन है? तो मैत्रेय है ना। ये चीजें ठीक है। बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में अपने उपदेश दिए। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य है। कौन कौन सा है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है और दुख निदान के उपाय है। देखो कोई भी है, मतलब बौद्ध धर्म ये कह रही है बौद्ध धर्म के अनुसार, यहाँ पर पाली भाषा में इसको भी ध्यान देना है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार जो 4 आर्य सत्य है वो क्या है? कि दुख है। ठीक है, दुख का कारण होगा, दुख का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा यानी निदान होगा, और दुख निदान करने के उपाय। 4 आर्य सत्य है। बौद्ध धर्म के चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध के मार्ग को बताया गया है जो अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। अब आपसे यहाँ पर यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछी भी गई है, आने की भी प्रोबेबिलिटी है कि अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित में से किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। तो हमें क्या करना है? बौद्ध धर्म करना है अष्टांगिक मार्ग। और उसी अष्टांगिक मार्ग में जो है ना, जो 4 आर्य सत्य के बारे में बताया गया है उसे दुख निरोध के मार्ग को बताया है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध दर्शन में कारण कार्य संबंधी मत को पतित्व समुत्पाद कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है, बुद्ध, संघ एवं धम्म। बुद्ध स्वयं क्या हो गए? भगवान बुद्ध हो गए। संघ क्या हो गए? जो इनमें जो जुड़ने वाले जो लोग हैं, समुदाय हैं। और धम्म जो बुद्ध के धर्म को मानने वाले हैं, है ना, तो वो धम्म हो गए। तो इसमें बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। ध्यान कटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्रों के रूप में समृद्ध हुआ था, वो कहाँ पर अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। इससे क्वेश्चन यूपीएससी विगत वर्षों में पूछी भी है और प्रोबेबिलिटी भी है, पूछ सकती है ऐसे। भारत में द्वितीय नगरीकरण इसी काल में हुआ। 16 महाजनपदों की चर्चा बौद्ध के अंगुत्तर निकाय महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। जैन ग्रंथ कौन सा सूत्र? तो भगवती सूत्र में मिलता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश हर्यक वंश कहलाता है। कौन सा वंश? हर्यक वंश। बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को, किसे? जीवक को अवंती के राजा चंड प्रदोत के उपचार हेतु भेजा था। अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाया? तो उसमें ऑप्शन में क्या आएगा? अगर 4 राजाओं के नाम में हमें उदयन पर क्लिक करना है, जहां पर उदयन दिखे क्लिक। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी, जिसकी उपाधि सर्वक्षत्रांतक। सर्वक्षत्रांतक का मतलब होता है सर्व क्षत्रियों को मतलब नष्ट करने वाला एवं एक राज थी। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिससे ग्रीक लेखक अग्रमीज एवं जेंड्रमीज कहते हैं। ठीक है, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो महापद्म नंद ने। और उसकी जो है उसको क्या कहा गया है? सर्वक्षत्रांतक।
यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है, कौन था? महापद्मनंद। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था? तो धनानंद था। और ग्रीक लेखक जो अग्रमीज और जेंड्रमीज कहते हैं। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के कारण हखमनी वंश के राजाओं ने किया था। 326 ईस्वी पूर्व में यूनानी आक्रमण सिकंदर ने हिंदू कुश पर्वत को पार कर भारत पर आक्रमण किया। इसके समय में मगध पर नंद वंश का शासन था। किसका शासन था? नंद वंश का। और कौन थे राजा? तो धनानंद थे। झेलम नदी के तट पर सिकंदर का सामना किससे हुआ था? पोरस से हुआ था, जिसे विस्तता या हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट में ये आप देखो मौर्यकाल। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मौर्यकाल के बारे में। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की सहायता से मगध के नंदवंशी शासक किसे? धनानंद को पराजित कर मगध पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आप समझ रहे हो चंद्रगुप्त मौर्य था। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन अगर आए तो आप उसको टिक करना। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की सहायता से किसे हराया था? मगध के कौन से राजा को हराया था? 4 ऑप्शन में से हमेशा ये करना है। नंदवंशी शासक, उसका नाम क्या है? घनानंद या धनानंद, जो भी समझ में आए। तो अब चलिए, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, किस अभिलेख से? जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त की पश्चिमी भारत की विजय का पता चलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त की पश्चिमी भारत की विजय का पता चलता है, जहां उसने पुष्यगुप्त को गवर्नर नियुक्त किया था, जिससे सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? तो पुष्यगुप्त ने करवाया। और शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त थे। और ये किससे पता चलता है? तो जूनागढ़ के अभिलेख से। ठीक है, लेखक कौन थे जूनागढ़ के अभिलेख में? तो रुद्रदामन। अब है, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्र चेट या अमित्र घात कहा है, जिसका अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। इसके अन्य नाम क्या है? सिंहसेन एवं भद्रसार भी थे। ठीक है, अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः देवनान प्रिय, यानी कि देवताओं के प्रिय, इस शब्द को ऐसे समझना है। भाब्रू शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य तथा गौतम बुद्ध को भगवान कहकर संबोधित किया है। ये सारे फैक्ट आपको क्या करना है? लर्न करना है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की, जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की, और इसका उल्लेख किसमें? तो 13वें शिलालेख में। ये टर्म आपको लर्न रखना है। मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? ब्राह्म, है ना? तो आपको क्या चेक करना है, क्या क्लिक करना है? मास्की अभिलेख में। अशोक ने शासन के 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगाली सागर तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी में धार्मिक कर को माफ कर दिया गया तथा भूमि कर हटाया गया, 1/8 भाग कर दिया गया उसका। अशोक का शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में, कौन सी लिपि में? खरोष्टी लिपि में। और तथा तक्षशिला एवं लंघमान जो है वो आरामाइक लिपि में। शर ए कुणा अभिलेख आरामाइक एवं यूनानी भाषा में है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। देखो, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो अशोक था, उसने अशोक की जो
अशोक के जो अभिलेख और शिलालेख हैं वो किन किन लिपियों में मिलते हैं? तो ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, ठीक है, एरामाइक लिपि में, ठीक है, और यूनानी भाषा में मिलते हैं। इस पर ध्यान देना है। और क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी है कि ब्राह्मी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है। तो हमें याद रखना है खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीवक सन्यासी के लिए सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ तथा विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया। ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति विषय पर लिखी गई पुस्तक है। देखो नाम क्या है इसका? अर्थशास्त्र, लेकिन किस पे लिखा गया है? राजनीति विषय पर, है ना। अर्थशास्त्र में सबसे उच्च अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है, जिसकी संख्या कितनी थी? 18 थी। इसके अतिरिक्त 26 अध्यक्षों की भी चर्चा मिलती है। मौर्य काल में दीवानी न्यायालय, धर्मस्थ्य तथा फौजदारी न्यायालय कंटक शोधन कहलाते हैं। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों, संस्था एवं संचार का वर्णन किया गया है। कृषि योग्य भूमि पर उपज का 1/4 भाग, 1/4 या 1/6 भाग भू राजस्व या लगान के रूप में वसूल किया जाता था। मौर्य काल में त्राम लिप्ति पूर्वी तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। पश्चिमी तट पर भरोस तथा सुपारा प्रमुख बंदरगाह थे। ठीक है। तो दोस्तों आज हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में आप बने रहें, कंटिन्यू करेंगे हम अगले सीरीज में अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।